नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सीयूईटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग सीयूईटी 2025 के मैथ्स के सारे शिफ्ट्स के सारे दिन के एग्जाम की एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब यहाँ से 13 मई से लेकर के अभी तक आपके 2 जून तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, सबकी एक हम डीप एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं, जिससे कि आपको फर्दर आइडिया लग सकेगा कि हमारे आने वाले दिनों के अंदर अगर 2026 की बात करें तो उसमें सीयूईटी के लेवल किस तरह से बढ़ने वाले हैं या क्या कुछ हमारा बदलाव हो सकता है एग्जाम को लेके। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पे सबसे पहले अगर एनालिसिस की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनालिसिस पॉइंट्स के बारे में समझते हैं कि आज के इस सेशन के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ओवरऑल पेपर की लेवल की बात करेंगे कि हमारा जो पेपर का लेवल था 2025 में, कि क्या वो कुछ इंप्रूव हुआ है, क्या वो कुछ इंक्रीज हुआ है या बढ़ा है, या जैसे पहले हो रहे थे 2024 में, 22 में, 23 में, उसी तरह के लेवल रहा था। इसके बाद हम उसको 2024 के पेपर से कंपेयर करने वाले हैं कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है हमारे इस साल के पेपर के अंदर। टॉपिक और चैप्टर वाइज वेटेज की भी बात करेंगे कि हमारे हर एक दिन के, हर एक शिफ्ट के एग्जाम्स में किन किन टॉपिक्स को, किन किन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज मिला है, इसकी भी बातें हम लोग आज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे क्या कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू से रिपीट किए गए हो, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सेम आपके फॉर्मेट में हो, बस थोड़ा बहुत आपका डेटा चेंज हो। इसके बाद हम लोग मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट की बात करेंगे कि भाई आखिर इस पूरे सेशन के अंदर सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट कौन सा था, जिससे कि आपको एक ये आइडिया लग जाए कि अगर उस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था या उस दिन आपका एग्जाम हुआ था तो वहां पे क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या फिर आपका नहीं होगा, उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी भी बातें हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम की फैक्टर्स की बात करेंगे कि जो हमारे सीयूईटी 2025 को अलग बनाता है, किस तरीके से सीयूईटी 2025 का जो एग्जाम है बाकी के एग्जाम्स में अलग किस तरह से इसको बनाया, और इसके बाद किन किन तरह के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस हमारा था। इन सारे चीजों को हम लोग आज यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम ओवरऑल पेपर की लेवल की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट फेज का एग्जाम था जो कि 13 मई से 16 मई के बीच हुआ था, यहां पे 13 मई को होने वाले एग्जाम आपके मॉडरेट थे, ठीक है। इसके बाद 14 और 15 दोनों ये इजी आपके थे, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो पेपर था ये इजी पेपर था, और 16 मई वाला आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। थोड़ा बहुत इसके अंदर जो 16 वाले के अंदर जो आपके क्वेश्चंस थे वो थोड़े बहुत आपके बच्चों को परेशान किए थे, है ना। इसके बाद अगर सेकेंड फेज की बात करेंगे जो कि आपका 19 मई से 24 मई तक था, तो यहां पे आप देखोगे कि 22 मई को आने वाला जो एग्जाम था, इसमें जो एग्जाम हुआ है बच्चा, वो आपका मॉडरेट टू टफ था। ये जो आपका शिफ्ट था ये बच्चों को बहुत परेशान किया। यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी जो है कि क्वेरीज आ गई थी कि सर ये इतना थोड़ा सा जो क्वेश्चन था वो लेंदी था, वो समय लग रहा था उसके अंदर, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाए। और 19, 20 और 21 को आपका लगभग इजी टू मॉडरेट ही था पेपर, ठीक है। इसके बाद अगर थर्ड फेज की बात की जाए 26 मई से लेके 31 मई तक में, तो ये भी आपका लगभग शुरुआत में 26, 27 और ये 29 का जो एग्जाम था ये आपका इजी टू मॉडरेट ही था। लेकिन ये जो 30 मई वाला एग्जाम था ये बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया था। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा थे, उसके ऊपर से उसमें कैलकुलेशन भी बहुत लग रहा था, बहुत समय भी लग रहा था, बहुत लेंदी हो गया था। तो ये शिफ्ट जो था ये बच्चों को बहुत परेशान किया, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। तो आप घबराइएगा मत, अगर ये आपका डिफिकल्ट पेपर था तो ये सबके लिए था उस दिन वाले, तो भाई यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं। इसके बाद हम 2 जून और 3 जून की बात करें जो कि आपका फोर्थ फेज था, तो ये भी आपका मॉडरेट टू इजी ही था। तो अगर मैं एक ओवरऑल यहाँ पे रिव्यू देना चाहूं तो ये जो ओवरऑल जो पेपर रहा है बच्चा, इसको मैं मॉडरेट कह सकता हूं, ठीक है। इसको मैं बहुत इजी भी नहीं कह सकता या बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कह सकता, तो कहीं ना कहीं ये मीडियम लेवल के ही एग्जाम हो चुके थे। अब यहाँ पे कुछ कुछ दिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गए थे, कुछ कुछ दिन इजी हो गए थे, तो इससे चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर जो डिफिकल्ट था तो वो भाई नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर भाई आगे बढ़े यहाँ पे तो हम लोग चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं कि आपके किस किस शिफ्ट के अंदर कौन कौन से दिन के अंदर हमें किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया गया था। तो अगर 13 मई से 16 मई फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात किया जाए तो बच्चा यहाँ पे मैट्रिक्स इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर अलजेब्रा,
यहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे, मतलब यहां पे भाई हाई वेटेज था, यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद आपका जो सेकंड फेज था, यहां पे बच्चा वेक्टर से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, इसके बाद 3D कैलकुलस और यहाँ पे भाई प्रोबेबिलिटी। अब कैलकुलस जो है वो आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ही पार्ट था, तो बेसिकली हम इसको पूरे के पूरे कैलकुलेशन के अंदर ही डाल सकते हैं। यहां से ज्यादा आपका वेटेज था, मतलब यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है, ये आपके मतलब सेकंड फेज के अंदर। 26 से लेके आपका 31 मई के बीच में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पेपर था वो बैलेंस था। बैलेंस होने का मतलब कि भाई ऐसा आपका जो एग्जाम्स हो रहे थे ना, तो वो लगभग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन जो थे वो लगभग हर एक चैप्टर से एक दो 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम कह सकते हैं बैलेंस थे। लेकिन पेपर जो था वो थोड़ा सा आपका लेंदी पेपर था और कॉम्प्लेक्स भी था। जहां तक बात करें अगर हम कैलकुलस की, तो यहां पे कैलकुलस ने बच्चों को भर भर के परेशान किया, बहुत परेशान किया। इंटीग्रेशन के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो शायद बच्चे देख के समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनको होगा कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसको कैसे अप्रोच किया जाए। तो यहाँ पे बच्चा पेपर जो था वो काफी लेंदी भी था और कॉम्प्लेक्स भी था। तो यहाँ पे हम कह सकेंगे कि हाँ, जितने भी चीज थे वो सब कुछ आपके बैलेंस थे, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल अच्छे थे। इसके बाद आपको 2 जून और 3 जून को एग्जाम हुआ था। यहाँ पे आपका पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हो चुका था और यहाँ पे कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स और वेक्टर्स से ज्यादातर क्वेश्चन करके पूछे गए थे। अब अगर मैं सबसे कम वेटेज वाला ऐसा चैप्टर बताऊं जो आपके हर शिफ्ट में सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उसको रिलेशन एंड फंक्शन बता सकता हूं। ये रिलेशन एंड फंक्शन के जो आपका चैप्टर था, यहाँ पे शुरुआत में बच्चे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पहले और दूसरे शिफ्ट के अंदर, और वो भी आपके थर्ड और फोर्थ फेज के आते आते वो क्वेश्चंस एकदम से घट गए थे। तो रिलेशन एंड फंक्शन इस पूरे सेशन के अंदर बहुत ही जो है कि कम वेटेज वाला चैप्टर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आईटीएफ की बात करें तो आईटीएफ भी मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बच्चा ये कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं 2025 में, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट निकल के आया है चैप्टर, वो क्या निकल के आया बच्चा, वो कैलकुलस निकल के आया। कि कैलकुलस से भाई अच्छे खासे सवाल थे, क्योंकि कैलकुलस में ऑलरेडी भाई 5 चैप्टर है ना, तो ये 5 चैप्टर का खुद एक पैकेज है, तो यहां से तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है होनी ही थी। इसके बाद यहां पे अगर बात किया जाए तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी इक्वली वेटेज थे, यहां से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे थे। और इसके बाद हम ज्योमेट्री कह सकते हैं, ज्योमेट्री के अंदर भैया आपका वेक्टर और 3D दोनों आ जाता है, ठीक है। इसके बाद एलपी और आपका आखिरी में ये आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये जो चैप्टर थे ये भाई ज्यादा हाईली फोकस चैप्टर थे। इतने सारे जो चैप्टर्स थे ये हाईली फोकस चैप्टर हो गए थे। मतलब यहां से भाई हर आपके शिफ्ट के अंदर, हर दिन, हर फेज के अंदर क्वेश्चन थे ही थे। जो लिस्ट वाले थे वो क्या थे, वो लगभग आपके रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ वगैरह ऐसे चैप्टर्स थे जो बहुत कम क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, ठीक है। तो जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आप 2026 की तैयारी करने जा रहे हो तो बच्चा ये जो चीजें हैं ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैलकुलस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही ट्रिकी, लंबे और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। तो ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा अपना इंप्रूव करके चलना होगा। इसके बाद भाई कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट जो कि आपके डायरेक्टली पीवाईक्यू से उठा के दे दिए हो, सेम टू सेम क्वेश्चन। हाँ, तो उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा था जो कि कैलकुलस से था, जो कि भाई आपका डायरेक्टली पीवाईक्यू से ही पूछा था। तो मुझे एक क्वेश्चन याद है, यहाँ पे आपका कुछ ऐसा था कि लगभग यहाँ पे लॉग ऑफ ये था, लॉग ऑफ रूट 10x कुछ ऐसा क्वेश्चन था, या फिर लॉग ऑफ रूट 10x प्लस रूट कॉट x कुछ ऐसा था इंटीग्रेशन, जो कि आपका डायरेक्टली पीवाईक्यू से पूछा गया था। ये आपका डायरेक्टली पीवाईक्यू का ही एक क्वेश्चन था, ये पूछा गया था, ठीक है। हालांकि अगर यहाँ पे कहा जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो डायरेक्टली आपके पीवाईक्यू से पूछे गए हो, ठीक है। एक ट्रेंड था आपका कि 2022 और 2023 में, ठीक है, 22 और 23 में जो एग्जाम्स हुए थे बच्चा, यहाँ 22 के बहुत सारे पीवाईक्यूज डायरेक्टली 2023 में भी पूछे गए थे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। लेकिन फिर ये ट्रेंड आगे जाके थोड़ा सा भाई आपका डिस्टॉर्ट हुआ, मतलब 2024 में थोड़ा सा ट्रेंड बदला कि अब यहाँ पे पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, थोड़ा सा कंसेप्ट बदल गया। लेकिन अब 24 के बाद
यहाँ पे 2025 में ट्रेंड तो एकदम ही चेंज हो गया है कि मतलब यहाँ पे अब पीवाईक्यू एकदम नहीं पूछे गए थे। अगर देखा जाए तो भाई वो बिल्कुल ना के बराबर ही था, पूछे गए थे लेकिन ना के बराबर ही कुछ, वो भी आपके इंटीग्रेशन में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली पहले वाले सालों में, आने वाले सालों में जो आपका एग्जाम्स हो रखा है वहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए पीवाईक्यू आपको हेल्प तो करेगा नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही पीवाईक्यू डायरेक्टली अब आगे आ सकता है, अब ये चांस बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, कंसेप्ट आपका रिपीट हो रहा है, कंसेप्ट आपके रिपीट हो रहे हैं, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चंस दिए रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली सेम आपके डेटा पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट की बात करूं कि पूरे के पूरे सीयूटी 2025 में सबसे डिफिकल्ट जो आपका पेपर था वो किस शिफ्ट में आया या फिर कौन से दिन पे आया था, तो जो आपका 16 मई का जो एग्जाम था बच्चा, ये आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था फर्स्ट फेज के लिए। फर्स्ट फेज में आपका 16 मई वाला एग्जाम डिफिकल्ट था। यहां से आपका एप्लीकेशन बेस्ड मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल थे। मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल का मतलब कि जो क्वेश्चन आपके 2-3 स्टेप में या 4 स्टेप में सॉल्व हो जाते थे वो अब जाके 7, 8 या 9 स्टेप में सॉल्व हो रहे थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से ये बच्चों को भाई काफी चैलेंज आया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, बच्चे का कहना था कि हाँ सर टाइम मैनेज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे थे जहां पे आपको ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही थी। तो ये 16 मई वाला मैं कह सकता हूं कि भाई ये काफी डिफिकल्ट था बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका सेकेंड फेज के अंदर जो 22 मई का एग्जाम था ये भी काफी आपका डिफिकल्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि ये काफी लेंदी और काफी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ दिए थे। क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे आपको कैलकुलेशन में काफी टाइम लग रहा था, बच्चों का कहना था। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये बहुत हार्ड था। इसके बाद आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी इसके अंदर थे, और इसके बाद मैं कह सकूंगा कि ये जो आपका शिफ्ट का एग्जाम था ये टफेस्ट अमॉन्ग पीसीएम था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर बात की जाए, कंपेयर की जाए, तो इस दिन आपका 22 मई के दिन जो मैथ्स था वो सबसे टफ था। फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर भी इसके सामने थोड़े से आसान लग रहे थे। तो जिनका भी एग्जाम 22 मई को है या फिर 22 मई को था, ठीक है, 22 मई को जिनका भी एग्जाम था बच्चों, यहाँ पे आप समझ लेना कि अगर इस दिन आपका एग्जाम था तो ये भाई टफेस्ट था और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने की काफी चांसेस हैं। तो आप घबराइएगा मत इस चीज को लेके। इसके बाद फोर्थ फेज जो था वो आपका मॉडरेट ही था। मैं कह सकूंगा कि हाँ यहाँ पे कैलकुलस से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, आपके जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने का मतलब कि क्वेश्चन जो थे वो अच्छे थे, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपको ट्रिक से थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ता क्वेश्चन के लिए। तो अगर मैं पूरा ओवरऑल बात करूं तो ये जो 16 मई, ये जो आपका भाई आपका 30 मई वाला है, 30 मई जो कि आपका थर्ड फेज का था, ये वाला हो गया। 22 मई ये जो हो गया, ये 3 दिन आपके काफी ज्यादा ही टफ क्वेश्चन आए थे। तो इसके लिए भाई आप लोग तैयार रहिएगा कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपका थर्ड फेज में था 30 मई को, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से बच्चे टोटल 10 से 12 क्वेश्चन मिलके आए थे। 2 चैप्टर से मिलके 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। हालांकि ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके थोड़े से मतलब मैं कह सकूंगा कि उतने ज्यादा भी हार्ड नहीं थे, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने की वजह से थोड़ा सा ये भाई आपका क्या हो गया था, डोमिनेट किया था पेपर को ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग बना दिया था। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह से भी काफी ज्यादा वेटेज आ गया था क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिससे कि आपको ये जरूरत थी इस चीज की, किस चीज की, मास्टरी की जरूरत थी इंटीग्रेशन के अंदर। अब ऐसे इंटीग्रेशन नहीं थे जो कि आपका बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा हो, आपने कैलकुलेट किया और जो है कि सॉल्व हो गया। थोड़ा सा आपको वहां पे अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी रही होगी, इसीलिए इसको हमने कहा कि ये काफी टफेस्ट था। तो यहाँ पे अगर इन दिनों पे जिसका भी एग्जाम रहा था, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि आपको तो इतना टफ पेपर आ गया, बाकी थोड़ा सा इजी थे। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चिंता वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगला भाई क्या की फैक्टर था हमारे 2025 में, कौन सी ऐसी चीजें थी 2025 में जो इसको थोड़ा सा अलग बनाया? अलग बनाने का क्या था कि देखो मैथ्स पेपर जो था वो थोड़ा सा लेवल ऊपर गया है। इस बार का लेवल ऊपर कुछ इस तरीके से गया है कि थोड़े बहुत आपके जेई लेवल के भी क्वेश्चंस थे। तो बच्चे जो अब बेसिक लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा आपको अब एडवांस तैयारी करना होगा, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। हम लोग यहाँ पे आपकी तैयारी कराने के लिए मौजूद हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो थे वो लेंदी थे, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस और भाई आपको टाइम का मैनेजमेंट काफी अच्छे से आना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व तो हो जाता है लेकिन टाइम के अंदर अगर सॉल्व हो जाता है तो ही रिजल्ट अच्छा आता है। तो टाइम मैनेजमेंट हमारा बहुत बड़ा एक फैक्टर था इस परीक्षा के अंदर। इसके बाद भाई ज्यादा कैलकुलेशन करना था कम समय के अंदर।
कम समय में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी थी इस बार के एग्जाम में। तो ये कुछ ऐसे आपके जो है वो पॉइंट्स हैं जो कि आपके 2025 को थोड़ा सा अलग बनाता है बाकी के आपके जो 22, 23 और 24 के एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बच्चा जिस तरह के क्वेश्चंस पहले आते थे उसी तरह के क्वेश्चन, कुछ अंतर नहीं था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैं कह सकूंगा कि मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। मैचिंग टाइप के जो ये क्वेश्चन थे ये ज्यादातर करके आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से पूछे गए थे, और इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से भी मैचिंग वाला था, जहां पे आपका ऑर्डर और डिग्री की बात किया था। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन। अब मैचिंग टाइप का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, आप सभी लोगों को पता है, तो ये काफी हेल्पफुल हो गया था। पैसेज वाले भी क्वेश्चंस थे, जहां पे आपके एलपी से जो एलपी से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके थोड़े बहुत पैसेज वाले भी क्वेश्चंस थे, है ना। अब यहाँ पे अगला मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन भी था इसके अंदर। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन मतलब भाई ऐसे भी क्वेश्चन जो कि आपके 2-3 कंसेप्ट पे बेस्ड था, वहां पे आपको कम से कम 2 या 3 कंसेप्ट को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये मैं कह सकूंगा कि ये भी बच्चे को थोड़ा सा परेशान किया है। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन भी बच्चों को थोड़ा सा परेशान किए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो फिर आप पहले तो रेस्ट ले लो, आराम कर लो, थोड़ा बहुत कहीं घूम फिर आओ, है ना। एग्जाम्स आपके अच्छे हुए हैं, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आपको फ्यूचर के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, और जो भी होगा बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।